हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज हर कोई जानना चाहता है कि 4 जून को क्या होगा। चाहे वो जनता हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे हम सब मार्केट वाले हो। मार्केट वाले खास करके इस बात को लेके बहुत बेचैन है कि 4 जून को क्या होगा, क्योंकि वो ना सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि 4 जून को क्या होगा, बल्कि ये भी समझना चाहते हैं कि 4 जून की क्या तैयारी करें और किस तरीके की पोजीशंस बनाएं। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही कुछ और क्वेश्चंस भी हमारे दिमाग में आ रहे हैं, जैसे ये जो 1000 पॉइंट की रैली हुई निफ्टी की 22,000 से 23,000, इसके क्या मतलब है? क्या ग्राउंड में कोई बदलाव हुआ है? दूसरी चीज़ कि एफआईआई क्या कर रहे हैं। हमें पता है कि पिछले दिनों में वो अच्छी खासी सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं? और तीसरी चीज़ कि रिटेल वाले किस तरीके की पोजीशंस बनाएं ताकि 4 जून के इवेंट का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो इन सभी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में पिछले दिनों क्या हुआ। तो हमने देखा शुरू में मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली और उसके बाद मार्केट में एक शार्प रैली हमें देखने को मिली पिछले हफ्ते, और निफ्टी 22,000 से कंटिन्यूसली छलांग मारते मारते 23,000 के करीब पहुंच गया। लेकिन इस जो 1000 पॉइंट की रैली है, अगर उसकी खास बात आप देखें तो इन 5 स्टॉक्स ने 75% कंट्रीब्यूट किया है, और आप देख सकते हैं कि किसने कितना पॉइंट कंट्रीब्यूट किया। तो ये 5 स्टॉक्स कौन से हैं? आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड भारती एयरटेल लिमिटेड। दूसरी जो इस रैली की खास बात ये है कि ये लो वॉल्यूम पे हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने निफ्टी और उसके वॉल्यूम को यहाँ पे प्लॉट किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से 22,000 से नॉनस्टॉप रैली हमें देखने को मिली, और यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पर आपको कम दिखेगा। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये 20 डेज का मूविंग एवरेज आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन से, और यहाँ पे आप देखिए इस 1000 पॉइंट की रैली में सिर्फ 1, 2, 3 दिन ऐसे रहे जब उसने एवरेज से ज़्यादा का वॉल्यूम जनरेट किया। और इस रैली की अगर हम बात करें तो इस रैली में रिटेल ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर उसने कुछ खरीदारी भी की तो वो निफ्टी स्टॉक्स के यूनिवर्स के बाहर की खरीदारी की, और इसमें हमने एक पोल भी किया और उसमें ज़्यादातर लोगों ने बताया कि उन्होंने निफ्टी के स्टॉक्स नहीं खरीदे हैं। और एफआईआईज़ को भी हम देख रहे हैं कि वो भी सेलिंग कर रहे थे, और उसका डेटा भी मैं दिखाऊंगा किन सेक्टर्स में वो सेलिंग कर रहे थे। तो अगर हम कल यानी कि थर्सडे का दिन छोड़ दें तो एफआईआईज़ लगातार सेलिंग कर रहे हैं। कल के दिन उन्होंने अच्छी खासी बाइंग की, और ऐसा डेटा देखकर मुझे लगता है कि उनके जो मेजर बाइंग रही, चूँकि उनकी बाइंग की फिगर्स आई तो उन्होंने मेजरली अदानी के स्टॉक्स में बाइंग की, क्योंकि कुछ अदानी फेवर्ड एफआईआईज़ भी हैं जो लगातार अदानी के स्टॉक्स में खरीदारी करते हैं। तो अदानी के स्टॉक्स में उन्होंने क्यों खरीदारी की? क्योंकि ऐसी खबरें आई कि निफ्टी में, सेंसेक्स में विप्रो को रिप्लेस करके अदानी के स्टॉक्स आएंगे। तो इस एंटिसिपेशन में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 1000 करोड़ की बाइंग होगी अदानी के स्टॉक्स में, और शायद उसी वजह से एफआईआईज़ की बाय की फिगर्स आएंगी। आज का डेटा अभी नहीं आया है तो मैं नहीं कह सकता कि वो एफआईआईज़ आज भी बायर हैं या नहीं हैं। तो मोटा मोटा अगर इस 1000 पॉइंट की रैली को देखें, एफआईआई ने स्ट्रांगली सेल किया, रिटेल ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इस रैली को सिर्फ डीआईआईज़ और म्यूचुअल फंड्स ही ऊपर ले गए हैं, और आप देख सकते हैं कि यही 5 स्टॉक्स ने इस रैली को आगे बढ़ाया है। तो हम कह सकते हैं कि ये रैली लो वॉल्यूम से चली है। और अगर हम सेक्टर्स को देखें तो ये सेक्टर्स थर्सडे तक का डेटा इसमें लिया गया है। तो इसमें आप देखिए 1 वीक के रिटर्न्स हम इस कॉलम में दिखा रहे हैं, और 1 मंथ और 1 ईयर का रिटर्न दिखा रहे हैं, और ये सेक्टर वाइज आप देख सकते हैं। तो ये जो सेक्टर्स हैं ये निफ्टी को इन्होंने आउट परफॉर्म किया, निफ्टी से अच्छा रिजल्ट दिया है, और ये सेक्टर्स जो है निफ्टी से इन्होंने बुरा रिजल्ट दिया है। तो अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते की जो रैली हुई इसमें एफएमसीजी, फार्मा, प्राइवेट बैंक्स और निफ्टी बैंक, आईटी, हेल्थ केयर, जो ये हमारे देश के जो जिन्हें हम सनराइज सेक्टर्स कहते हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। और जिन सेक्टर्स ने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया वो देख सकते हैं आप, मेटल्स, रियलिटी, मीडिया, कंज्यूमर, ऑटो, पीएसयू बैंक्स एंड ऑयल एंड गैस। तो इन सेक्टर्स ने परफॉर्म
किया। तो जिन्होंने इन सेक्टर्स के स्टॉक्स रखे होंगे तो उन्हें फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप देखें तो ये जो फिगर्स मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये मई के जो फर्स्ट 2 वीक्स में एफआईआईज के सेलिंग का डेटा है। तो उन्होंने कहाँ सेलिंग किया, तो उन्होंने निफ्टी बैंक में सेलिंग की, आप देख सकते हैं। उन्होंने एफएमसीजी में सेलिंग की 1158 करोड़ की, और उन्होंने आईटी में भी अच्छी खासी सेलिंग की, और ऑयल एंड गैस में भी उन्होंने सेलिंग की। तो आप देख सकते हैं कि जिन सेक्टर्स में वो सेलिंग कर रहे थे उन्होंने थोड़ा निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है, और जिन सेक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पर जो एफआईआईज की सेलिंग नहीं हुई। तो इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि इतनी शार्प रैली हमें देखने को मिली, और उसमें बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर हम इस चीज़ पर बेट कर रहे हैं कि हमारी जीडीपी बढ़ने वाली है, हमारी ग्रोथ बढ़ने वाली है, तो बैंक्स को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए था। तो इसलिए ये रैली थोड़ी सी इस वक्त सस्पिशियस लगती है। अब आइए बात करते हैं कि एफआईआईज क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि एफआईआईज जो लगातार कैश सेगमेंट में सेलिंग कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेलिंग की है, करीब करीब 30,000 करोड़ की उन्होंने सेलिंग कर दी है। और अगर हम कल का डेटा छोड़ दें तो उनको लगातार वो पिछले कई दिनों से सेलिंग कर रहे हैं। आज का डेटा अभी मेरे पास नहीं आया है तो मैं नहीं कह सकता। तो अगर हम डेरिवेटिव मार्केट्स में देखें तो वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्लू जो बार्स हैं ये फ्यूचर्स की पोजीशन है, और ये 0 से नीचे है, मतलब उनकी फ्यूचर्स की शॉर्ट पोजीशंस है। और कॉल और पुट में वो दोनों में लॉन्ग है। तो ये जो रेड लाइन है ये कॉल है, और ये ग्रीन लाइन है ये पुट है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ये हमें शार्प रैली देखने को मिली। तो वो फ्यूचर्स में शॉर्ट रहे, थोड़ी सी उन्होंने कवर्ड भी की कल के दिन, यानी कि थर्सडे की जो रैली हुई उसमें उन्होंने अच्छे खासे फ्यूचर्स को कवर भी किए, लेकिन अभी भी वो फ्यूचर्स में शॉर्ट बने हुए हैं। अगर हम कॉल पुट की बात करें तो पुट्स उन्होंने ज़्यादा खरीद के रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार उनकी पुट्स की पोजीशंस बनी हुई है। ऑफ कोर्स क्योंकि पुट्स से वो अपने पोर्टफोलियो को हेज करते हैं, लेकिन कॉल्स की पोजीशन भी वो बनाकर रखे हुए हैं। तो उन्होंने अब देखिए इस रैली में कॉल को भी कट किया, पुट को भी कट किया, लेकिन पुट्स की पोजीशन अभी भी उन्होंने साइजेबल बनाई हुई है। तो पुट से पोर्टफोलियो को हेज ज़रूर करते हैं, लेकिन जब पुट की पोजीशंस वो तभी बढ़ाते हैं जब उन्हें रिस्क ज़्यादा लगता है, क्योंकि रिस्क ज़्यादा लगेगा तभी वो पोर्टफोलियो को हेज करेंगे। अब यहाँ पर एक और मैं ऑब्जर्वेशन आपको दिखाता हूँ। अगर आप इस पॉइंट को देखें, ये इससे पहला हाई था और इसने इस हाई को ब्रीच करके ये ऊपर चला गया। तो यहाँ पर आप देखिए तो ये नेट फ्यूचर्स लॉन्ग थे, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर उन्होंने अच्छी खासी फ्यूचर्स की शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है। साथ ही अगर आप कॉल की पोजीशंस देखें तो यहाँ पर उन्होंने कितनी बड़ी कॉल की पोजीशंस बनाई हुई थी, और यहाँ पर उन्होंने कॉल की पोजीशन भी कम की है, पुट्स की भी कम की है, लेकिन पुट्स की अभी भी साइजेबल पोजीशन है। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर हमने उनकी नेट शॉर्ट पोजीशंस को इवेलुएट किया है। तो नेट शॉर्ट पोजीशंस क्या है, हम जानते हैं कि फ्यूचर्स अगर शॉर्ट है तो वो आपकी शॉर्ट पोजीशंस हुई, अगर उन्होंने नेगेटिव पोजीशंस हैं, और पुट में अगर वो लॉन्ग है तो वो भी उनकी शॉर्ट पोजीशंस है। तो हमने इन दोनों को जोड़ा है और कॉल की जो पोजीशंस है उनको माइनस किया है। तो अब आइए एफआईआईज की हम नेट शॉर्ट पोजीशंस को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नेट शॉर्ट पोजीशंस को देखें तो यहाँ हमें क्या दिखता है, तो पहली बात तो ये नेट शॉर्ट पोजीशंस हमने कैसे कैलकुलेट की है, तो उसमें हमने फ्यूचर्स की पोजीशन और कॉल पुट को मिलाकर उसके नेट शॉर्ट पोजीशंस को कैलकुलेट किए। तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है कि अभी भी उन्होंने साइजेबल नेट शॉर्ट पोजीशंस बनाई हुई है। थर्सडे तक का डेटा है, आज का डेटा अभी नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देखिए वंस अगेन अगर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को कंपेयर करेंगे तो निफ्टी उस लेवल को ब्रीच करके ऊपर चला गया, लेकिन उनकी शॉर्ट की पोजीशंस अभी भी साइजेबल है, उन्होंने पूरे शॉर्ट्स को कवर नहीं किया। तो ये डेटा देखना बहुत दिलचस्प होगा कि 4 जून से पहले वो अपनी इस पोजीशंस को कैसे कैरी करते हैं, और यही क्लू देगा कि आने वाले दिनों में मार्केट में क्या हो सकता है, एफआईआईज के क्या उसके लिए अनुमान है। अब देखिए दोस्तों, मार्केट तो लगातार न्यू हाइज बना रहा है, पिछले कई दिनों से रैली कर रहा है, और काफ़ी लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि अब जो ऐसा लगता है कि मार्केट में ज़्यादा गिरावट के चांसेस नहीं है, मार्केट ऊपर ही जाएगा। और लेकिन विक्स की अगर आप पिक्चर देखें तो ये कुछ और ही पोर्ट्रे कर रहा है। आप देखिए किस तरीके से शार्प विक्स ने छलांग लगाई है, और
अभी भी इतने राइज के बाद भी ये गिरने को तैयार नहीं है और नए ऊंचाइयों को जा रहा है। तो ये एक तरीके का कंसर्न है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जो विक्स होता है ये फियर इंडेक्स होता है। जितना ज़्यादा विक्स होगा उतना कहा जाता है कि मार्केट में फेयर है। यूजुअली जब विक्स बढ़ता है तो मार्केट को गिरना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है कि विक्स भी बढ़ रहा है और मार्केट भी बढ़ रहा है। तो अगर तो ये विक्स नहीं गिरता है, इसका मतलब बाजार में बड़ी उठापटक होगी। तो 4 जून से पहले हम देखना चाहेंगे कि विक्स गिरे, तभी हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि बाजार में इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद बड़ी उठापटक नहीं होगी। तो ये एक तरीके का कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरफ लग रहा है कि नहीं सब कुछ सही है और मार्केट में कोई बड़ी गिरावट नहीं होगी, लेकिन विक्स कुछ और ही कहानी बता रहा है। इसलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हम बहुत ज़्यादा एडवेंचरस नहीं हो, बहुत फूक के सावधानी के साथ एक एक कदम हमें उठाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको अपने ऑप्शंस लर्निंग प्रोग्राम्स के बारे में बात करना चाहता हूं। इस वक्त हम 2 तरीके के प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। अगर आप एब्सोल्युटली बिगिनर हैं और बिगिनर से एडवांस तक की ऑप्शन सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम क्लब 100 को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप HNI ऑप्शंस ट्रेडर हैं, आपको ऑप्शंस मार्केट की थोड़ी बहुत समझ है, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो आप हमारे 2 डेज़ ऑफलाइन लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कोलकाता में होने वाला है नोवोटेल 5 स्टार होटल में। और वहाँ पे हम जो HNI ग्रेड की स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ऑप्शन एडजस्टमेंट से लेके और भी कई तरीके की स्ट्रैटेजीज़ को कवर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये HNIs के लिए ही सूटेबल स्ट्रैटेजीज हैं, क्योंकि इसमें कैपिटल ज़्यादा लगता है और इसमें ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। तो जो भी प्रोग्राम आप अपने नीड के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि कितनी सीट्स आएंगी तो मार्केट में क्या रिएक्शन होगा। दोस्तों वंस अगेन मैं सीट्स प्रेडिक्शन के बिजनेस में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कितनी सीट्स आएंगी, लेकिन मैं 3-4 जो सिनेरियोज हैं उनको ध्यान में रखकर ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। वंस अगेन ये मेरा स्पेकुलेशन है, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, कोई डेटा नहीं है। अपने इतने साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसको आप एकदम ये मत मान के चलिए कि ये कोई ब्रह्म वाक्य है और ऐसा ही ऐसा होगा, इसके बिल्कुल उलट भी हो सकता है। ये डिस्क्लेमर मैं आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पर हम 3 सिनेरियो को कवर कर रहे हैं। 330 से ज़्यादा बीजेपी को सीट आती है। दोस्तों मैं एनडीए नहीं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। और 270 आती है और 270 से कम आती है, यानी कि फुल मेजॉरिटी, रेजर थिन मेजॉरिटी और बफेलो इन वाटर। दोस्तों बफेलो इन वाटर को अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो भैंस पानी में। तो दोस्तों ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आपके पास 2 भैंसें होंगी और इंडिया गवर्नमेंट आएगी तो 1 भैंस ले लेगी, और भैंसों को पानी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पर बफेलो इन वाटर लिखा है। तो आइए 3 सिनेरियो को देखते हैं कि इसमें किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो पहली सिनेरियो फुल मेजॉरिटी आती है, 330 से ज़्यादा सीटें आती है। दोस्तों 400 सीट की बात मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो खुद भी बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं, वो भी अब बीजेपी के हार्डकोर सपोर्ट से ही बात करेंगे। तो वो यही कहेंगे हाँ 330-340 सीटें आ जाएंगी। तो 330 से ज़्यादा की अगर मेजॉरिटी आती है बीजेपी को खुद, तो क्या होगा, एक सडन उसका एक रैली हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। 4 से 5% की रैली आराम से हो जाएगी। इससे ज़्यादा इसलिए नहीं होगी क्योंकि उससे पहले ऑलरेडी बहुत बड़ी रैली हो गई है और फंडामेंटल्स को छोड़ के स्टॉक काफ़ी आगे निकल गए हैं। और ये जो रैली 1000 पॉइंट की रैली हुई, हमने देखा ये ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं थी, ये 5 स्टॉक्स ने इस रैली को क्रिएट किया। इसलिए मेरा अनुमान है कि अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी रैली नहीं होगी, 4 से 5% की होगी। इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग का एक दौर डेफिनेटली आएगा, क्योंकि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो फंडामेंटल्स को अंततः देखेंगे। उन्होंने इवेंट को प्ले किया, इवेंट में उन्हें अच्छा रिटर्न मिल गया और प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आएगी, क्योंकि फिर 1 आध महीने के बाद बजट का सेशन होगा और नया बजट आएगा। तो उसमें किस तरीके के एक्शंस लेते हैं, सारा फोकस वहाँ चला जाएगा। और
बजट ही डिसाइड करेगा मार्केट के फ्यूचर के डायरेक्शन। तो इससे ज़्यादा की मार्केट में रैली मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ। अगर रेजर थिन मार्केट मेजॉरिटी आ जाए, यानी कि मेजॉरिटी तो समहाउ आ जाए लेकिन प्लस माइनस 10-15 सीटें ही के ऊपर नीचे हो, यानी कि 270 के या तो थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर हो, उस केस में क्या होगा? उस केस में डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्योंकि अनसर्टेनिटी जहाँ पर आएगी तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन 5% से 20% तक का सेल ऑफ भी हो सकता है। साथ ही दोस्तों सीडी और ईबीआई का रोल बहुत अहम हो जाएगा और यही डिसाइड करेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन को। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है यहाँ पर, जो हम कह नहीं सकते कि कितना बड़ा सेल ऑफ यहाँ पर आएगा, लेकिन डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर आएगा। और तीसरी सिचुएशन बफेलो इन वाटर। तो इसमें जो अगेन ये भी एक ट्रिकी सिचुएशन है, यहाँ पे दो तरीके की कंडीशंस होंगी। एक चीज़ तो श्योर है कि एक चुनिंदा स्टॉक्स में शार्प सेल ऑफ्स आएंगे। जो कंपनीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स में फंसी हैं, जिनके नाम आए हैं, उनमें डेफिनेटली एक शार्प सेल ऑफ आएगा। साथ ही कुछ स्टॉक्स जिनको ये अलायंस फेवर इन द सेंस कि जिनको इनके मैनिफेस्टो के आधार पर फ़ायदा उन कंपनीज को मिल सकता है, तो उनमें रैली भी आएगी। तो एक रैली और एक सेल ऑफ साथ साथ चलने की उम्मीद है। लेकिन अगर हम बड़े मूवमेंट की बात करें, बड़ी रैली है, बड़े सेल ऑफ की, तो वहाँ पर क्या हो सकता है? तो वहाँ पे डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी फैक्टर पे कि क्या उन्होंने अगर सरकार बनाई, मान लीजिए बनाई, तो क्या वो कितनी स्टेबल होगी। अगर तो स्टेबल है और पीएम फेस ऐसा है जिसको मार्केट पसंद करता है, जो मार्केट फ्रेंडली है, तो मुझे लगता है हमें शार्प रैली एक देखने को मिल सकती है बजट के सेशन तक, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में चीज़ें क्लियर हैं कि किन सेक्टर्स को फ़ायदा उससे हो सकता है। मैंने पिछले वीडियो में उसके बारे में बात की थी। लेकिन उसके उलट एक दूसरी सिचुएशन कि उन्होंने भी जोड़ तोड़ के किसी तरीके की एक जो है मेजॉरिटी बना ली और उन्होंने ऐसे पीएम फेस को रखा जो मार्केट फ्रेंडली नहीं है, मार्केट जिसको पसंद नहीं करता, तो उस केस में शार्प सेल ऑफ भी हो सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबिलिटी है कि क्या हो सकता है। इसमें भी प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है क्या होगा, और इसमें भी प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है क्या होगा। और इसी जो अनसर्टेनिटी है, इसी की वजह से विक्स बढ़ रहा है और गिरने का नाम नहीं ले रहा है, मार्केट कितने भी नई ऊंचाइयों को छुए। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं विक्स का उतना बड़ा फ़ैन नहीं हूं, मैं आईवीज को ट्रैक करता हूं और आईवीज में भी हमें वही स्टोरी देखने को मिल रही है। अगर आप जून के कॉन्ट्रैक्ट्स को देखेंगे तो वहाँ पर आईवीज लगातार बढ़ रही हैं। अगर आप एट द मनी की आईवीज देखें तो वो 20% पर फिक्स हैं, चाहे मार्केट कितना भी रैली करे वो वहाँ से हिल नहीं रहा है। तो विक्स भी बढ़ रहा है, आईवीज भी बढ़ रही हैं। तो ये हमें सब कुछ ऐसे पिक्चर नहीं दिखा रहा है कि सब कुछ बिल्कुल साफ है, क्लियर है कि क्या होने वाला है। अनसर्टेनिटी का माहौल है, इसी वजह से वोलेटिलिटी लगातार बढ़ रही है। तो अगर मैं समराइज करूं कि मार्केट में क्या हो सकता है, बेस्ट केस और वर्स्ट केस सिचुएशन, तो हमें क्या देखने को मिलता है। देखिए मैं 4-5%, 5 से 7% से इससे ज़्यादा का अपसाइड मार्केट में नहीं देख पा रहा हूँ। और उसकी बड़ी वजह क्या है कि जनवरी से नॉन स्टॉप रैली हो रही है, थोड़ी थोड़ी गिरावट के बाद मार्केट नई ऊंचाइयों को टच करता है। तो मार्केट जो एंटिसिपेट कर रहा है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट बन जाती है, चाहे कोई भी पार्टी की हो, उस केस में भी क्या होगा। उस केस में बजट पे फोकस होगा कि बजट पे क्या होने वाला है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं करेगा। थोड़ी बहुत रैली के बाद जो हम देख सकते हैं कि वो बजट पे पूरा फोकस आ जाएगा। और बिग रैली की सिचुएशन किस केस में हो सकती है, तो मेरा ऐसा मानना है, बहुत से लोग इसको सुन के सरप्राइज्ड होंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर बड़ी रैली की हम बात कर रहे हैं, 10, 15, 20% रैली की बात कर रहे हैं, तो वो तभी होगा जब नया पीएम बनेगा और नया बजट, एक मार्केट फ्रेंडली बजट आएगा और एक पॉपुलर पीएम, यानी कि जिसे मार्केट बहुत ज़्यादा पसंद करता है। उसी केस में हमें
बड़ी रैली 10-12% की मिल सकती है, जिसके चांसेस बहुत कम हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपसाइड हम 5 से 7% का ही हमें प्ले करना चाहिए। और अगर हम बिग क्रैश की बात करें तो वंस अगेन जब पीएम का बदलाव होगा तभी बड़े क्रैश की पॉसिबिलिटी बन सकती है। कोई ऐसा पीएम बनता है, अगर हम देखें जो मार्केट जिसको पसंद नहीं करता है तो मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करेगा और बड़े क्रैश होंगे। तो हमने हर तरीके की सिचुएशन को कवर कर लिया। पीएम कंटिन्यूज, रूलिंग पार्टी कंटिन्यूज, पीएम चेंजेस, पार्टी चेंजेस, हमने सभी सिचुएशन को कवर कर लिया और हमने अनुमान लगाने की कोशिश की कि मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैं किसी चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ पॉलिटिकली कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। ये मत सोचिए कि मैं ये कह रहा हूँ सरकार बदलेगी, नया पीएम आएगा। मैं एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट, एज अ मार्केट इन्वेस्टर, ट्रेडर, मैं हर सिचुएशन के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिकल पंडित नहीं हूँ। मैं नहीं जानता पॉलिटिकली मार्केट में क्या होने वाला है। मुझे ये पता है ये सिचुएशन होगी तो मार्केट ऐसे रिएक्ट करेगा, ये सिचुएशन होगी तो मार्केट ऐसे रिएक्ट होगा। तो आप लोग ऑफेंडेड मत होइए कि मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये होगा या वो होगा। आइए अब देखते हैं कि रिटेल वालों को क्या करना चाहिए। हम अपनी तरफ से कुछ सजेशंस टाइम टू टाइम आपको देते रहते हैं कि रिटेल वालों को क्या करना चाहिए। पहली चीज़ ये कि डोंट शॉर्ट द वोलेटिलिटी। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि विक्स बहुत बढ़ गया, वोलेटिलिटी बहुत बढ़ गई, अब तो सारा कुछ क्लियर हो गया, कितने सीटें आएंगी, क्या मार्केट होगा, तो चलो हम वोलेटिलिटी को शॉर्ट करते हैं क्योंकि वोलेटिलिटी को तो गिरनी है और हम प्रॉफिट कमा लेंगे बहुत आसानी से। तो भैया ये गलती मत करिएगा। वोलेटिलिटी नहीं गिर रही है, आप ये अनुमान लगा रहे हैं कि वोलेटिलिटी गिरेगी। विक्स, आईवीज दोनों राइज कर रही हैं, इसलिए डोंट शॉर्ट द वोलेटिलिटी। किसी भी हालत में वोलेटिलिटी को शॉर्ट नहीं करना है। अगर करना ही है तो वोलेटिलिटी को लॉन्ग करने का सोचिए। दूसरी बात, अगर हम देखें इस वक्त मार्केट दो कैंप्स में बटा हुआ। एक ये मानता है कि 4 जून के बाद मार्केट में बड़ी गिरावट आएगी और एक मानता है कि बड़ा राइज आएगा, 10% का राइज आएगा। एक मानता है कि 10% की गिरावट आएगी। तो दोनों कैंप्स, हमने इसको लेकर एक पोल भी कराया तो 50% लोगों ने बुलिश थे, 50% बेरिश थे। तो कंफ्यूजन का वहाँ पर भी माहौल है। तो अगर आप बेयर्स कैंप में हैं, अगर आप मानते हैं कि 10% की गिरावट आएगी, बड़ी गिरावट आएगी, तो ये दोनों स्ट्राइक को आप प्ले करिए। इसके बीच का कोई भी स्ट्राइक ले सकते हैं जिसमें अच्छा वॉल्यूम और ओआई हो। और हमें पुट्स को बाय करना है, जून के कॉन्ट्रैक्ट्स को, मई के कॉन्ट्रैक्ट को हमें प्ले नहीं करना है। और अगर आप बुल्स के कैंप में हो तो हमें क्या करना है, 24,000 या 23,500 जून कॉल्स को बाय करना है। किसी भी हालत में शॉर्ट वोलेटिलिटी यानी ऑप्शन की सेलिंग करके हमें नहीं बैठना। ये गलती मत करिएगा, 2008 में लोगों ने की थी और उन्होंने अपने कपड़े उनके उतर गए थे। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अगर आप जून के कॉल्स लेंगे इन स्ट्राइक्स के तो इनके प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे और आपके जो रिस्क बहुत ज़्यादा आपका होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके चूँकि मार्केट बड़ा है तो कॉल्स के प्रीमियम भी बढ़ गए हैं। लेकिन अगर आप पुट साइड में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कम प्रीमियम देना पड़ेगा। तो अगर मैं 21,000 या 20,000 की बात करूँ पुट्स की तो शायद वो आपको 50 रुपये में भी मिल जाए। तो अगर स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में हमें क्या करना चाहिए। अब दो तरीके के व्यूज़ मार्केट में आपको मिलेंगे। कुछ लोग कहेंगे भैया 4 जून तक बैठ जाओ, 4 जून के बाद लेना, और कुछ लोग कहेंगे भैया अभी से बना के बैठ जाओ क्योंकि 4 जून की रैली या जो भी होगा वो हम मिस कर सकते हैं। तो दोनों बातों में कुछ हद तक सच्चाई है कि 4 जून को क्या होगा हमें नहीं पता। अगर बड़ी रैली हो जाती है 5-7% की तो वो रैली हम मिस कर देंगे, तो ये भी एक रिस्क है। और अगर हमने अभी खरीद लिया तो और बड़ी गिरावट हो गई तो भी हमें नुकसान हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। अगर आप कैश में बैठ सकते हैं, आप बहुत पेशेंट हैं तो कैश में बैठिए, कोई ज़रूरत नहीं है 4 जून से पहले लेने की। लेकिन अगर 4 जून के बाद रैली आ गई तो उस रैली को भी आप मिस कर देंगे। तो इसका एक अप्रोच जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ वो ये कि आपके पास अगर लेट्स से 1 लाख रुपीज़ हैं तो 10, 15, 20,000 डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट आप डिफेंसिव स्टॉक्स में अभी लगाइए। और 4 जून के बाद जब क्लैरिटी इमर्ज होगी और डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर तो आना है चाहे कोई भी सिचुएशन हो, उसके बाद
आप फ्रेश स्टॉक्स में भी पोजीशन ऐड कर सकते हैं, या आपने जो अभी लिया है उस पर भी पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं। आई थिंक अगर हम इस अप्रोच से चलेंगे तो हमें दोनों सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर तो रैली हो गई तो जो हमने खरीदा उसमें फ़ायदा आ जाएगा, और डिप हुआ तो हम अपने पोजीशंस को भी ऐड कर लेंगे, हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा। हाँ, मैं ये रिकमेंड तो नहीं करूँगा कि इस वक्त हम बड़ी पोजीशंस बना के सारा अपना कैश मार्केट में डिप्लॉय करके बैठ जाए। ये गलती हमें इस वक्त नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया, जल्दी ही हम अपने नए पोर्टफोलियो को लेकर भी आ रहे हैं, और उसमें हमने जोर लगाया है कि हम डिफेंसिव स्टॉक्स को पिक करें जिनमें मार्केट के बड़े फॉल का ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जल्दी ही डिटेल्स मैं आपके साथ उस पोर्टफोलियो के बारे में शेयर करने वाला हूं नेक्स्ट फ्यू डेज में ही। तो दोस्तों, वीडियो इसी के साथ मैं ख़त्म कर रहा हूं। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। आप क्या सोचते हैं 4 जून के बाद क्या होगा पॉलिटिकली, और क्या मार्केट में उसका इम्पैक्ट हो सकता है? अपना व्यू भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।